आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्म यूज इन अकाउंटिंग की। तो अब हम इसमें सीखने वाले ये हैं कि अकाउंटिंग में कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो यूज किए जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हर एक बिजनेस में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ऐसे कुछ टर्म होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जब हमें नहीं पता होगा ऐसे टर्म तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सामने वाला या फिर हमारे बिजनेस में इस चीज़ को क्या कहा जाता है। इसी चीज़ को समझने के लिए ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जो सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं वो है असेट्स। यहाँ पर सारे डेफिनेशन 1 बाय 1 क्लियर किए गए हैं। आप इसका नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं रहेगा तो आप बाद में रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे असेट्स क्या होता है। अब देखो, आपकी कंपनी में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज या वस्तु जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, उन सभी चीज़ों को हम लोग असेट्स बोलेंगे, मतलब संपत्ति बोलेंगे। वैसे असेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। तो आप संपत्ति से समझ सकते हो कि संपत्ति हमारी कंपनी में ऐसी चीज़ या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम बेचने के बाद उसका कुछ अमाउंट निकल पाता है, वो हमारे लिए संपत्ति कहलाएगा। अब देखो, संपत्ति का मतलब होता है कि कंपनी में कुछ भी जो कंपनी का हो उसे संपत्ति कहते हैं, ऐसा भी इसका डेफिनेशन होता है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो जाएगा, कचरा भी अपना एक संपत्ति होता है, स्क्रैप जो होता है, तो उसको हम संपत्ति नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अपना है, अपने कंपनी से निकल रहा है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको बेचने के बाद कुछ भी अमाउंट नहीं मिल पाएगा, वो हमारे लिए संपत्ति नहीं कहलाएगी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रद्दी के भाव में हम बेचते हैं, तो वो भी हमारे लिए संपत्ति का काम करेगा और हम उसे संपत्ति बोलेंगे। तो आज के ये क्लास में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराएंगे ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो। तो अभी तो आपको पता चल गया संपत्ति क्या होती है, लेकिन संपत्ति में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि संपत्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिक्स असेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति, और एक करंट असेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति। यहाँ पर हमने मेंशन किया कि संपत्ति दो तरीके का होता है या दो प्रकार का होता है। एक फिक्स असेट्स होता है, एक करंट असेट्स होता है। अभी फिक्स असेट्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ऐसी संपत्ति जो आप अपनी कंपनी में यूज करने के लिए लेते हो, ऐसी सारी संपत्ति आपका फिक्स असेट्स के अंतर्गत आता है। अब देखो, आपने अपनी कंपनी में ऐसी कोई भी संपत्ति या फिर ऐसा कोई भी वस्तु खरीदा है या फिर लिया है जिसका आप यूज करोगे, तो वो आपके फिक्स असेट्स के अंतर्गत आता है। वैसे इसका डेफिनेशन ये भी होता है कि ऐसी संपत्ति जो आपकी कंपनी में लंबे समय के लिए रखी जाती है या प्राप्त की जाती है, उसे फिक्स असेट्स कहते हैं। आगे चल करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उसको मैं क्लियर करूँगा। अभी के लिए ये एग्जाम्पल जो है वो आपको समझना है कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कि जो आप ज़मीन खरीदते हो या फिर जो भी आपकी कंपनी में बिल्डिंग होती है, वो आपका अस्थायी संपत्ति होता है, क्योंकि जब भी हम ऐसी संपत्ति लेते हैं तो ये हमारे लंबे समय के लिए होता है और हम अपनी कंपनी में इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज़ होता है मशीनरी। अगर हम कोई भी अपनी कंपनी में मशीन वगैरह लगवाते हैं तो वो भी हमारे इस कंपनी में यूज करने के लिए होता है और लंबे समय के लिए भी होता है, तो इसीलिए ये अस्थायी संपत्ति के अंतर्गत आता है। फर्नीचर, अब हमारे कंपनी में कई सारे फर्नीचरिंग का काम होता है, तो वो भी हमारा अस्थायी संपत्ति होता है। तो आई थिंक आपको अस्थायी संपत्ति क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं करंट असेट्स क्या होता है। करंट असेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति। अब इसको चलित संपत्ति भी बोलते हैं, मतलब ऐसी संपत्ति जो 1 साल के कम के पीरियड, मतलब अवधि के दौरान ही हम इसको अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, मतलब ये हमारी कंपनी में कम अवधि के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाया गया है कि स्टॉक, ऐसी संपत्ति जो आपके कंपनी में बेचने के लिए रखी होती है उसे स्टॉक बोलते हैं। फिर उसके बाद डेटर। अब डेटर क्या होता है, इसको डेप्टर नहीं पढ़ते हैं, डेटर पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्लियर कर लीजिए। डेटर होता है, बी यहाँ पे साइलेंट है। तो अब यहाँ पर समझना डेटर्स क्या होते हैं। अगर आपने, आपके पास 1-1.5 लाख रुपए हैं, आपने किसी को उधार पे दे रखा है, तो आप, वो सामने वाला जो बंदा है वो डेटर कहलाएगा और आप क्रेडिटर कहलाओगे। अब यहाँ पे समझो कि आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिया है, क्या आपकी संपत्ति जीरो है? नहीं, आपने उसको दिया है तो वो वापस करेगा आपका, तो उसके पास आपकी संपत्ति है, तो इसीलिए हम लोग डेटर को भी संपत्ति या फिर करंट असेट्स के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद आता है कैश इन हैंड। इसका मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो कैश के रूप में पैसे पड़े हैं उसे हम कैश इन हैंड बोलते हैं, और यही चीज़ अगर हमारा बैंक में पड़ा हुआ पैसा है तो हम इसे कैश एट बैंक बोलते हैं।
पता चल गया कि संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। अब वो कन्फ्यूजन क्या है कि आपके पास जो संपत्ति है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बात करें, वो अगर आपका मोबाइल है वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा कि फिक्स एसेट के अंतर्गत आएगा, और कब ये दोनों चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो जाती है, मतलब कि इसको हम लोग कभी फिक्स एसेट्स कहेंगे, कभी करंट एसेट्स कहेंगे। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। और आज हम जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इसके कन्फ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऐसी संपत्ति जो आपकी कंपनी में यूज करने के लिए ली गई है उसे अस्थायी संपत्ति कहेंगे। अगर सेल आउट करने के लिए ऐसा कोई भी सामान लिया गया है उसे हम लोग करंट एसेट्स कहेंगे। चलो देखते हैं कैसे। मान लो कि आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन की है, तो आप यहाँ पर मोबाइल बेचने के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पर जो फ़ोन है वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। अब अगर उसी में से एक फ़ोन आप यूज करने के लिए ले रहे हो तो ये फ़ोन आपका करंट एसेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, यह आएगा आपका फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। मान लो कि आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन की है, अब आपके कंपनी में कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बेसिकली कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदोगे और यहाँ पर आपका ये माइंडसेट रहेगा कि उस लैपटॉप को हम यूज करेंगे अपनी कंपनी में। तो यहाँ पर जो लैपटॉप आप परचेज करोगे ये अस्थायी संपत्ति के अंतर्गत आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग लैपटॉप को बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम लोग यूज करने के लिए ले रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक्सचेंज होती रहेंगी, जैसे कि कभी वो फिक्स एसेट के अंतर्गत आएगा, कभी वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। बस आपको फाइंड आउट करना है कि वो एक्चुअल में आपकी कंपनी में यूज हो रहा है तो फिक्स एसेट्स, अगर यूज नहीं हो रहा है, सेल करने के लिए लिए हो, तो वो आपका हो जाएगा करंट एसेट्स। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आ जाता है। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा। चलो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपने घड़ी लिया है अपनी कंपनी में यूज करने के लिए, तो ये आपका कौन सा संपत्ति आएगा? तो ये आपका, वेरी गुड, तो ये आपका आएगा फिक्स एसेट्स अगर यूज करने के लिए लिए हो तो। अगर आप घड़ी को बेचने के लिए लिए हो तो आएगा करंट एसेट्स। वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, कि आप वो प्रोडक्ट क्यों ले रहे हो। अगर आप फर्नीचर का काम करते हो, बेसिकली फर्नीचर हम लोग लगवाते हैं अपनी कंपनी को ग्रोथ के लिए और हम अपने कंपनी में थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। अगर आप कंपनी में फर्नीचर को लाते हो सिर्फ बेचने के लिए, तो यहाँ पर फर्नीचर भी आपका क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि आप स्पेशली उसको बेचने के लिए ला रहे हो। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिया गया है वो एक्सचेंज हो सकता है जब वो चीज़, वो प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए लेते हो तो वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। रियल इस्टेट में कई लोग होते हैं जो ज़मीन को खरीदते हैं और बेचते हैं, उनके लिए जो लैंड है वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम ज़्यादातर उसको फिक्स एसेट्स के अंदर देखते हैं क्योंकि हम लोग रियल इस्टेट के नहीं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी था, इसीलिए हमने एक्सप्लेन किया। सो अब हम देखेंगे लायबिलिटीज़ क्या है। तो चलते हैं फिर से एक बारी क्लासरूम में ताकि अच्छे से समझ पाएँ कि लायबिलिटीज़ क्या होते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जब हम एक कंपनी ओपन करते हैं या फिर कोई बिजनेस बनाते हैं तो उसमें हम लोग कई लोगों से सामान उधार पर लेते हैं और कई लोगों से पैसे उधार पर लेते हैं, तब जा कर के एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हम खड़ी करते हैं। अब जिन से हमने सामान उधार पे लिया है या फिर जिन लोगों से हमने पैसे उधार पे लिए हैं, मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये लायबिलिटीज़ बनता है कि मैं उनको पैसे वापस करूं। तो ये होता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जिन लोगों से आप पैसे उधार पे लिए हो, जिन लोगों का भी आपने सामान उधार पे लिया है, उनको पैसे वापस करना या सामान के रूप में वापस करना ही लायबिलिटीज़ कहलाता है। अब ये दो तरीके का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, नोट डाउन जरूर करिएगा, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो लायबिलिटीज़ यहाँ पर बताया गया कि लायबिलिटीज़ एक ऑब्लिगेशंस होता है। ऑब्लिगेशंस का हिंदी होता है कर्तव्य। तो लायबिलिटीज़ एक कर्तव्य होता है जो डेट मतलब ऋणी, जैसे कि मैंने किसी से उधार लिया तो मैं ऋणी हूँ और देने वाला क्रेडिटर है, तो ये क्रेडिटर को वापस करना ये हमारा लायबिलिटीज़ या फिर दायित्व हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर या तो वो जो भी लायबिलिटीज़ है, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि हमने किसी से उधार लिया है तो फ्यूचर में हम उनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपका ये पैसा वापस कर दूंगा या फिर इसके बदले मैं आपको सामान दूंगा। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा लायबिलिटीज़ क्या है। अभी ये लायबिलिटीज़ दो तरीके का होता है। यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में ही हम इस तरीके का जो उधारी है वो वापस कर देते हैं। जैसे कि किसी से हमने उधार लिया, हमने बोला कि हाँ इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम पैसे आपको वापस कर देंगे, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाता है। और इसको हम आसानी से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम किसी से उधार लें और 1 साल के अंदर ही हम पैसे वापस करने का वादा करें तो इसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहेंगे। अभी यहाँ पर दिया गया है कुछ इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि क्रेडिटर, अगर हम किसी ऋण देने वाले से, मतलब कोई व्यक्ति है, थर्ड पार्टी पर्सन है जिसके यहाँ से हम सामान खरीदते हैं, तो उसके यहाँ से अगर हम पैसे उधार पर लिए हैं या फिर कोई सामान उधार पर लिए हैं और हम उससे बोलते हैं कि हम 1 साल के अंदर ही, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका पैसा वापस कर देंगे, तो ये आपका कहलाएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। बिल्स पेबल का मतलब होता है कई सारे ऐसे पेंडिंग बिल्स होते हैं जिसका पैसा देना बाकी होता है और हमें इसी साल के अंत में ही उसको पैसे पे करने होते हैं, तो ये बिल्स पेबल के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमारा करंट लाइबिलिटीज़ ही होता है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्य खर्चे। ऐसे कई सारे खर्चे हम लोग करते हैं जिसके पैसे हम लोग नहीं देते और हम उसको पैसे देने का वादा करते हैं फ्यूचर में, मतलब कि 1-2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे। तो ऐसे खर्चे भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। ये करंट लाइबिलिटीज़ इसको बोल सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, दोनों बोल सकते हो। तो आई थिंक अभी आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज समझ में आ गया होगा। आसान शब्दों में अगर बोले तो अगर हम किसी से उधार लेते हैं पैसे और उससे बोलते हैं कि हम 1 साल के अंदर में ही, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में आपको पैसे वापस कर देंगे, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ये ऐसे लाइबिलिटीज़ होते हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे करके हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर में पे करने का वादा करते हैं, मतलब पैसे देने का वादा करते हैं। आसान से शब्दों में बताएं तो 1 साल के बाद हम जो पैसे देने का वादा करते हैं ये हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाता है। अब ज़्यादातर लोग ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमें कम ही देते हैं। इसके लिए या तो वो हमारा डिबेंचर लेते हैं, डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, या फिर हम बैंक से लोन लेते हैं, फिर उसके बदले हम लोग कुछ गिरवी रखते हैं, तो हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मिल जाती है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एक कम समय के लिए होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब लंबे समय के लिए होता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन करिए, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।